class. In today's class, we are going to proceed with our previous class, and that was based on presumptions. The presumption related to documents, we have already covered it in the last class. Now we are going to proceed with the burden of proof. Chapter number 7, included in part 3rd of Indian Evidence Act. ये भी बात करता है प्रिजम्पशंस के बारे में. प्रिजम्पशंस क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्रिजम्पशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं. अब बर्डन ऑफ प्रूफ में भी प्रिजम्पशंस आ जाते हैं. देखिए, ये हम पहले क्लास से पढ़ते हैं. जो मैंने प्रिजम्पशंस की इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी उसमें भी बताया था कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होते हैं और कंक्लूसिव प्रिजम्पशंस होते हैं. तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की जब हमने बात की थी उसमें आते हैं हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड सेक्शंस, जिसमें कि 102, 105 और 107 की बात हुई है. और अगर हम बात करें प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की, तो उसमें इंक्लूडेड हमने 86, 87, 88 पढ़ लिया और 90 भी पढ़ा था, और साथ में 113A जो हम आज पढ़ेंगे और 114 जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे. बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्लास में इसलिए बोल रही हूँ कि 114 अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है और उसको एक ही क्लास में कवर कर पाना इन सब सेक्शंस के साथ में पॉसिबल नहीं है. तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में बने रहना है ताकि 114 की सिविल केस लॉस एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंच पाए. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. बर्डन ऑफ प्रूफ बात करता है, कहाँ इंक्लूडेड है, चैप्टर 7 में, और इसके कुछ सेक्शन प्रिजम्पशंस के बारे में डील करते हैं. कौन कौन से? 102, 105, 7, 8, 11A, 11.2, 11.3, 11.3A, 11.3B, 114, 114A. ऑल्दो हमें पता है जिसके सेक्शन है 101 से स्टार्ट है और कहाँ तक है 114 तक, चैप्टर 7 में पूरा. लेकिन इसके कुछ सेक्शंस प्रिजम्पशन से डील करते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं. और ये क्लास सुननी और समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्लास में जो भी सेक्शंस आप पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में 114 वो बहुत सारे एग्जाम्स में आता है और बहुत बार रिपीट भी होते हैं सेक्शंस, विद केस लॉज आते हैं और कई बार प्रॉब्लम बेस्ड भी आते हैं. तो आप हर चीज को जब समझ जाएंगे अच्छी तरीके से कि इन सेक्शंस में है क्या, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाएगा. अगर आप नहीं समझ पाए तो क्या होगा, प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व नहीं हो पाएगी. कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम जो होती है वो इलिस्ट्रेशन से ही आ जाते हैं, जिन सेक्शंस में इलिस्ट्रेशन दिए होते हैं उनसे ही आ जाती है प्रॉब्लम. तो अगर हम इनको अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो हम एटलीस्ट हमारे पास एक रेफरेंस होगा कि हाँ इस चीज के बारे में बात हुई थी, हमने सुना था, और उस चीज को हम अच्छे से डील कर पाएंगे. तो मेरे साथ बने रहिएगा इस क्लास में. हम 102 की बात करेंगे सबसे पहले जब हम क्लास में पढ़ते हैं. उससे पहले 101 की बात करते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ. ऑल्दो बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड पूरी क्लास में बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें जो है डिटेल में ही आपको मिलेगा सब कुछ. इस क्लास में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ कुछ चीजों के साथ में शुरू करती हूँ. बर्डन ऑफ प्रूफ की जब हमने बात करी तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव रामचंद्र कायडलवार 1981 के केस में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जब भी हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ दो तरीके से होता है. एक होता है क्या, लीगल बर्डन और एविडेंशियल बर्डन. और उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया इस चीज के लिए कि जब भी कोई केस आता है, किसके लिए, फैक्ट को लेके आया कोई पर्सन. कौन लेके आता है, प्रोसिक्यूशन. क्रिमिनल केस को रेफर किया उन्होंने, जो भी उनके पास केस आया था वो क्रिमिनल केस से रिलेटेड था. उन्होंने उसमें डिसीजन देते हुए ये बोला कि जो प्रोसिक्यूशन केस लेके आ रहा है तो उस केस को साबित करने का जो बर्डन है, ओनस है, लायबिलिटी है, वो किसकी है, उसी पर्सन की, उसी प्रोसिक्यूशन की जो कि फैक्ट को चाह रहा है कि इसको प्रूफ कर लिया जाए. जैसे ए और बी दो पार्टी हैं. ए बोल रहा है कि बी ने घड़ी चुराई, तो अब ए को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो किन फैक्ट पे बोल रहा है ये बात कि बी ने घड़ी चुराई. सिंपल है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है जो कि कोई फैक्ट चाहता है प्रूफ करना. जनरली जब सिविल मामले होते हैं तो उसमें जब ये होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, वो किसके पास जाता है, प्लेंटिफ. क्योंकि प्लेंटिफ कुछ तथ्य को लेके अपनी प्लेंट लेके जाता है कि जी जनाब इसने ऐसे ऐसे किया और इस वजह से ये मैं केस लेके आया हूँ. तो वो साबित करेगा, उसे अपने एविडेंस देने पड़ेंगे, प्रूफ करनी पड़ेगी. बर्डन किसके ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर. इस तरीके से जब हम क्रिमिनल मैटर की बात करते हैं तो प्रोसिक्यूशन केस लेके जाता है तो उसे प्रूफ करनी पड़ेगी. तो इसी केस में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव रामचंद्र कायडलवार के केस में कोर्ट ने ये बोला कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है. लेकिन बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, मानते हैं कोर्ट, कि जब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ट्रांसफर हो जाता है. किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, एक्यूज्ड के ऊपर हो जाता है. लेकिन जो ऑनरस है, जो ज्यादा जिम्मेदारी है, ऑनरस किसके लिए है, वो प्रोसिक्यूशन के लिए
होता है अपनी बात को साबित करना। दोनों की ही केसेस हैं, हम पढ़ेंगे इन सेक्शंस में। जनरली क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जो कि लेके जा रहा है, आप इतना समझिए। कौन लेके जाता है, फैक्ट को चाहता है प्रूफ करना, प्लेंटिफ चाहेगा या प्रोसिक्यूशन चाहेगा। लेकिन हमेशा क्या ऐसा ही होगा कि प्लेंटिफ ही चाहेगा अपनी कुछ फैक्ट पर प्रूफ करवाना चाहेगा, या अक्यूज ही चाहेगा, नहीं, या फिर हम बात करें प्रोसिक्यूशन ही चाहेगा, नहीं। दोनों में से कोई भी पार्टी जा सकती है कि कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैं साबित करना चाह रहा हूं। तो जनरली ये मान लिया गया कि ऐसे मैंने सुना भी है कई क्लासेस में कि हाँ, जो प्रिजम्पशन होती है, मान लिया जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर है। जी नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर नहीं होता। सेक्शन 101 के ऊपर ये बोला है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है जो कि चाहता है कि ये फैक्ट कोर्ट मान ले और मेरे पक्ष में निर्णय ले। तो आप ये बात को बिल्कुल मत समझिएगा कि जो है प्लेंटिफ के ऊपर ही होता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होता है, नहीं, उसके ऊपर होता है जो कि चाहता है कि ये फैक्ट मान लिए जाए। लेकिन ये जो केस की मैं बात कर रही हूँ, इस केस में बोल रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन केस लेके आए हैं उनके पास होता है, लेकिन वो शिफ्ट भी हो जाता है, एक्यूज के ऊपर भी हो सकता है वो, लेकिन डिपेंड, जो ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो किसके ऊपर होती है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होती है। अब देखो, हम अभी आगे बढ़ते हैं 102 के साथ में। 102 में क्या बोला, 102 में ये बोलते हैं कि अगर कोई फैक्ट को प्रूफ नहीं किया गया तो ये मान लिया जाएगा कि जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी है, जिसके पास कोई चीज है, उसके पक्ष में मान लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें इलिस्ट्रेशन दिया है 102 में कि क्या इलिस्ट्रेशन दिया है कि ए और बी दो पार्टी हैं, ठीक है। अब ए बोल रहा है बी के पास कोई प्रॉपर्टी है, सी एक्स प्रॉपर्टी है बी के पास, ठीक है। अभी ए ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी बी का फादर यानी कि सी मेरे पक्ष में लिख के गया। ए क्या बोल रहा है कि जो सी के फादर है वो मेरे पक्ष में लिख के गए हैं, लेकिन क्योंकि बी उनका क्या है, चाइल्ड है, तो किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। अब वो ये बोल रहा है कि मेरे पक्ष में लिख के गए हैं एक्स प्रॉपर्टी, तो उसको साबित करना पड़ेगा कि आप ही के पक्ष में लिख के गए हैं, यानी ए को साबित करना पड़ेगा। और अगर 102 क्या बोल रहा है, अगर ए ये साबित नहीं करता, अपने डॉक्यूमेंट लेके नहीं दिखाता कि ये मेरे पक्ष में है, तो क्या होगा, वो बी के पास रहेगी। या फिर बी ये साबित नहीं करता कि जो है वो ए की नहीं है, मेरी है। तो दोनों में, अगर दोनों ही पार्टी, उसमें बोला गया 102 में, अगर दोनों पार्टी में से कोई पार्टी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाती तो केस कहाँ जाएगा, बी के पास। तो जिसके पास पोजेशन है उसके पास ही रहेगा, अगर कोई पार्टी नहीं लाती है, केस नहीं लाती है कोई पार्टी, अगर क्या एविडेंस। तो 102 तो सिंपल यही बात करता है। अब हम 105 पे आते हैं, जो कि बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम्स विदिन एक्सेप्शंस। और यहाँ जो एक्सेप्शन की बात हो रही है ना, ये बात हो रही है आईपीसी की। आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन दी हुई है, जिसमें से कुछ एक्सेप्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी क्लास में, जिसमें कि सेल्फ डिफेंस के बारे में बात कर दी है। उसकी वीडियो का लिंक ऊपर मिल जाएगा, वहां देख लीजिएगा। तो आईपीसी की जनरल एक्सेप्शंस की बातें हम करें, उसमें क्या है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि ये जो है केस मैं नहीं, मेरे से ताल्लुक नहीं रखता, या मैं इस एक्सेप्शन में आता हूं, अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन के नाम से एक पर्टिकुलर चैप्टर है, अगर आप उसमें अपना केस लेके आ रहे हैं तो, या फिर कोई और एक्सेप्शन का बेनिफिट आप चाह रहे हैं जो आईपीसी में दिया हुआ है, तो वो एक्सेप्शन आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। अब देखिए, अभी तक हमने आपको ये बता दिया था ना कि जो प्लेंटिफ प्रूफ करेगा, प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा, लेकिन यहाँ कौन प्रूफ कर रहा है, बोल रहे बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद एन एक्सेप्शन। तो किसे प्रूफ करना पड़ेगा, एक्यूज्ड को ही प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब प्रिजम्पशन की बात करते हैं तो प्रिजम्पशंस में से एक प्रिजम्पशन ये भी है, प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी, कि एक पर्सन को ये मान लिया जाएगा कि उसमें एक क्या है, वो सेन है, यानी कैपेबल है वो काम करने के लिए, जब तक कि ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड रखता है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है। तो ये पर्सन, अगर कोई चाहता है इस चीज का बेनिफिट लेना कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई, या मैंने क्राइम तब किया जब मैं अनसाउंड ऑफ माइंड था, मैं अपने सेंसेस में नहीं था, जो भी केस वो लेके आना चाहता है, वो एक्सेप्शन का बेनिफिट चाहता है, तो उन एक्सेप्शंस में अगर वो ला रहा है केस, वो चाह रहा है कि अपने आप को इनसेन साबित करना, तो वो साबित उसे करना पड़ेगा, उसके ऊपर आता है बर्डन, जो ये चाहता है कि मैं एक्सेप्शन का बेनिफिट उठा सकूं। तो आईपीसी के जो जनरल एक्सेप्शन या फिर कोई और एक्सेप्शन जो आईपीसी में मेंशन की हुई है, उस चीज से रिलेटेड अगर आप एक्यूज्ड बेनिफिट लेना चाहता है तो वो किस चीज को, वो क्या करना पड़ेगा, एक्यूज्ड को खुद प्रूफ करना पड़ेगा। सेक्शन 107 के साथ
107 ये बोलता है कि डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव अलाइव विद इन 30 ईयर्स, बर्डन ऑफ प्रूविंग। ये ऐड कर लीजिएगा दोनों सेक्शंस में, मैंने लिखा नहीं है मगर ये सेक्शन में टाइटल में है, बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव अलाइव विद इन 30 ईयर्स। यानी इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। ए ये बोल रहा है कि बी जो है वो कैसा है, जीवित है। 30 साल हो गए, 30 साल के अंदर अंदर ए ये कहता है कि जो है ए जो बी जो है वो जीवित है। अब सी ये बोलता है कि जी नहीं उसकी डेथ हो गई। क्या सी ये बोलता है कि नहीं जी उसकी डेथ हो गई। 30 साल से एक पर्सन का पता नहीं है, इसका बी का, कि वो जीवित है या नहीं। ए बोलता है कि वो जीवित है, लेकिन सी ये बोल रहा है जी नहीं उसकी डेथ हो गई। अब कोर्ट क्या करेगी, प्रिज्यूम कर लेगी कि जी वो जीवित है, लेकिन सी बोल रहा है कि जी डेथ हो गई। अब सी जो बोल रहा है कि डेथ हो गई है, उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करनी पड़ेगी अपनी बात, क्योंकि वो डेथ को बोल रहा है। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव अ लाइफ, जिसके बारे में पता लग गया कि वो जीवित है 30 साल के अंदर अंदर, तो जो पर्सन उसकी डेथ को बोल रहा है उसी को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो डेथ हो चुकी है उसकी। इसके लिए केस लॉ है हमारे पास, केस लॉ है टी के रत्नाम वर्सेस के वरदारुजुलु, 1970 का केस। लंबा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो टी के रत्नाम वर्सेस के वरदारुजुलु 1970 के केस में ये है हुआ, ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला कि जो डेथ या एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो भी प्रिजम्पशंस आते हैं, वो प्रिजम्पशंस पहली बात तो कैसे होते हैं, उन्हें हम प्रिजम्पशन कैसे मानेंगे, नहीं मानेंगे, उन्हें क्या मानेंगे, ये मानेंगे मैटर ऑफ एविडेंस है। वो मैटर ऑफ प्रिजम्पशन नहीं, मैटर ऑफ एविडेंस उन्होंने मान लिया। यानी कि प्रिजम्पशन तो है, लेकिन वहां बात प्रिजम्पशन से नहीं चलेगी, वहां एविडेंस के बेस पे होगा। क्योंकि किसी को डेथ प्रूफ कर देना, किसी को जीवित बोलना, दोनों ही बहुत बड़े डिसीजन है। तो कोर्ट ने बोला कि रेपुटेबल है, खंडनीय है, अगर आप उस चीज के अगेंस्ट कुछ चीज लेके आते हैं तो वो माना जाएगा। रेपुटेबल है क्योंकि मैटर ऑफ एविडेंस की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ प्रिज्यूम करने से यहाँ पर बात नहीं चलेगी। प्रिजम्पशन तो है लेकिन कैसे हैं, रेपुटेबल है। ठीक है, देख लेना नीचे केस लॉ में। तो देखो 107 और 108 दोनों ही के जो ये सेक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम्स में इनमें कंफ्यूजन होता है। क्यों कंफ्यूजन होता है, देखिए एक में डेथ की बात हुई है, एक में ये बात हुई है एग्जिस्टेंस की बात हुई है, और एक में 30 ईयर्स है, एक में 7 ईयर्स है। तो पहली बात तो ये ध्यान रख लेना कि 7 के आगे 7 ईयर्स नहीं आ रहा, 7 के आगे 7 ईयर्स नहीं आ रहा। हमको पता है 30 ईयर्स और 7 ईयर्स, दो ही चीजों के बारे में बात हुई है। अब हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि किसमें 30 ईयर्स की बात की, किसमें 7 ईयर्स की। तो ये याद रख लेना 107 में 7 ईयर्स की बात नहीं हुई। अब 7 ईयर्स की बात हुई तो किसकी बात हुई होगी, 30 ईयर्स की। तो 7 ईयर्स की कहाँ जाएगी, किसमें जाएगी, 108 में। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी बात ये ध्यान रख लीजिएगा कि पहले डेथ हो रही है फिर जन्म हो रहा है। तो 107 पहले आता है तो डेथ वहां पे बात हो रही है, और दूसरे में 108 में आ रहा है, बाद में 7 के बाद 8 आता है। तो इस तरीके से डेथ के बाद एग्जिस्टेंस के बाद 108 में हो रही है। तो दोनों चीजें हमें ये याद हो जाएंगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस जो हमारे पास सेक्शन है, दैट इज बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हियर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर्स। वही बात आ गई ना। अब यहाँ पे तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ए, बी और सी। अब ए ये बोल रहा है कि बी की डेथ हो चुकी है। अब कोर्ट ने मान लिया क्योंकि 7 साल तक उसके बारे में नहीं सुना गया कि डेथ हो गई है, तो मान लेती है कोर्ट की उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये जो सी है ये आता है पिक्चर में और बोलता है जी नहीं वो जीवित है। ये बोल रहा है कि जीवित है, तो भैया साबित भी तुम ही करो कि जीवित है। तो अगर आप साबित कर देंगे, एविडेंस ले आओगे, लगेगा ठीक है वाजिब है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, उसको जीवित मान लिया जाएगा। नहीं ला पाए तो उसको कैसे मान लिया जाएगा, मृत मान लिया जाएगा। और नहीं ला पाए तो यहाँ पे उसको जीवित मान लिया जाएगा और यहाँ पे मृत मान लिया जाएगा। देखो यहाँ पे बात हुई है डेथ की, डेथ प्रूफ करनी है, और यहाँ पे बात हुई एग्जिस्टेंस, उसकी जिंदगी, वो जीवित है ऐसा प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हुई है, ये उस पर्सन को जो कि
ला रहा है ये बात, और कोर्ट कैसे मान लेगी, कोर्ट ने जीवित होने का प्रिजम्पशन लिया और यहाँ पे कोर्ट ने मृत होने का प्रिजम्पशन लिया, उसके अपोजिट लेके जाना है हमको, ये बात रखना। पहले में जीवित को कोर्ट ने माना है और दूसरे में मृत माना है, और हम उल्टा लेके चलेंगे, पहले में डेथ और दूसरे में उसकी एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। तो ये चीज अगर आपको क्लियर हो जाएंगी, दोनों सेक्शन ही क्लियर हो जाएंगे। इसका भी एक केस लो है हमारे पास, केस लो है चार्ट वर्सेस चार्ट 1955 का केस। इसमें क्या हुआ, 1909 में पर्सन की मैरिज हुई, 1917 में उसने लास्ट बार अपनी वाइफ को इंटरेक्ट किया, देखा, उसके बाद नहीं देखा। 1933 में उसने शादी कर ली दूसरी, और तभी उसने जो है एक डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए कोर्ट के पास गया कि डिक्लेयर कर दीजिए कि मेरी जो पहली वाली मैरिज थी वो नल थी, क्योंकि मेरी वाइफ का पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। अब कुछ लोग आ जाते हैं पिक्चर में उसकी वाइफ के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, तो जो आ रहे हैं, कोर्ट ने तो मान लिया कि वो मृत है क्योंकि 7 साल से नहीं सुना, लेकिन जो कह रहा है कि नहीं वो जीवित है, तो ये बर्डन उसी के ऊपर है साबित करने का कि आप साबित कीजिए, एविडेंस लाइए कि वो जीवित है। अब वो एविडेंस ला ही नहीं पाते कि उसको जीवित है, वो हेल्थ कंडीशन कैसी है, कुछ प्रॉब्लम है, कैसा भी एविडेंस नहीं ला पाते, तो कोर्ट ने उसकी पहली मैरिज को नल मान लिया और उस व्यक्ति को मृत मान लिया। और यहाँ कोर्ट अगर आप बर्डन नहीं, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कि उसकी डेथ है तो जीवित मान लेगी, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे डेथ पहले है, जीवित बाद में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जीवित पहले हम मृत बाद में, प्रिजम्पशन कोर्ट उल्टा ले लिया। हम यहाँ पर हम डेथ प्रूफ करना है, कोर्ट मान रही है जीवित, हम यहाँ पे एग्जिस्टेंस प्रूफ करना है, कोर्ट मान रही है मृत, तो ये बात ध्यान रखना। अब आ जाइए 111 पे, प्रिजम्पशंस एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ ऑफेंसेस के बारे में प्रिजम्पशंस। अब वो कुछ ऑफेंसेस क्या है ये देखिए, आईपीसी के 121, 121A, 122 और 123, 121, 121A, 122, 123, इन चारों सेक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड ऑफेंसेस की इस सेक्शन में बात हुई है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ प्लेसेस की भी बात हुई है जो सबसेक्शन 7 में बात हुई है। कैसे प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस जिसमें या तो जाना मना किया गया है क्योंकि वहां पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं किया गया, कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, और दूसरी तरफ 1 महीने से वहां पर पब्लिक शांति नहीं है, ठीक है, पब्लिक पीस नहीं है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए अगर कोई फायर आर्म्स चाहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उन कंट्रोल करते हुए कुछ ऐसा हो जाता है जो कि उनके अगेंस्ट है, जो कंट्रोल करने गए हैं, तो क्या होगा, मान लिया जाएगा। और अगर आप वहां शामिल थे, से कुछ लोग वहां शामिल थे जब उनके अगेंस्ट कुछ काम हो रहा था, कि इनके अगेंस्ट जो लोग वहां पे पब्लिक पीस, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए गए थे, और उनके खिलाफ कुछ लोग से भीड़ ने हमला कर दिया, ठीक है। तो जिन लोगों पे, जहां पर से मैं आपको भी समझाती हूँ, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ लोग जाते हैं, ठीक है, कहां पर जाते हैं, एक ऐसा एरिया है जहां पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, डिस्टर्बेंस चल रहा है, ठीक है, तो अभी वहां पे कैसा है, मना किया गया कि भाई इस एरिया में आप बाहर मत निकलिएगा, मैं नहीं जाइएगा, मना किया हुआ है। अब कुछ लोग जाते हैं और यहाँ पर जो है कुछ ऐसा करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ हो जाता है जो लोग यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, और गलती से हम भी उनमें से एक ही हैं, तो ये हमने वो क्राइम किया या नहीं किया, मान लिया जाएगा हमने किया। कौन से क्राइम, 121, 122, 123, ठीक है। जिस जगह पे जाना मना है क्योंकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, पब्लिक पीस रिस्टोर करनी है, और उसके लिए आर्मी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और उनके खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ कुछ काम करते हैं, एरिया में जाते हैं, भले ही काम किया है या नहीं किया, उन भीड़ का पार्ट थे, तो इन सब ऑफेंसेस को मान लिया जाएगा कि किए गए हैं। प्रिजम्पशन, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कैसे, जब तक इसके अगेंस्ट हम क्या नहीं कहेंगे, अपने आप को साबित नहीं करेंगे कि जी नहीं हमारा इसमें दोष नहीं था। फिर आ जाइए बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ये कैसा है, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ये रेपुटेबल थे दोनों। ये कैसे था, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ये कैसा है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ का मतलब, भाई अगर दो लोगों के बीच में शादी हुई है तो दूसरा प्रूफ क्या हुआ, ये हुआ कि भाई उनकी जो संतान है वो लीगल है, लेजिटिमेट है। तो जब दो लोगों के बीच में शादी होती है या शादी से रिलेशनशिप होता है तो उस बच्चे को मान लिया जाता है कि वो उनकी जायज संतान है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, उसकी लेजिटिमेसी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है।
ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वॉइड मैरिजेस में भी इस चीज को लेजिटिमेट मान लिया गया कि अगर शादी वॉइड है, वैलिड नहीं है, वॉइड है, सुनिएगा, तो भी जो उसकी संतान है उस शादी से जो हुई है उसको लेजिटिमेट माना जाएगा। हाँ, उसे उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता अपने पिता की संपत्ति में। अपने भाई जो वैलिड मैरिज के थ्रू जो होते हैं बच्चे, उनके साथ संपत्ति का अधिकार नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी जो उसका जो बर्थ है वो कैसा है, लेजिटिमेट ही है, ऐसा माना जाएगा। कि इसके लिए भी हमारे पास केस लो है, शांताराम तुकाराम पाटिल इन नैदर वर्सेस, और हमारे पास दूसरी तरफ जो पार्टी थी वो थी दरगुबाई तुकाराम पाटिल इन नैदर। तो 1987 का केस, उसमें ये बोला गया कि वॉइड मैरिज थी, बच्चे जो है, संतान जो है वो कैसी है, लेजिटिमेट है, लेकिन उसको सक्सेशन का, उत्तराधिकार का, जो संपत्ति का उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये हमें समझ में आया इस चीज से, इस केस से हमें ये बात समझ में आई, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंट्रोवर्सी प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। एक और केस है, वो है तेस्कू दत्ता वर्सेस स्टेट 2004 का केस। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हर बार लेजिटिमेसी प्रूफ करने के लिए साइंटिफिक टेस्ट जैसे कि डीएनए टेस्ट हो, ये जरूरी नहीं है, बल्कि ये प्रिवेसी, किसी की निजता के अधिकार का हनन है, उसके राइट ऑफ प्रिवेसी का वायलेशन है, इन्फ्रिंजमेंट है, तो वो अलाउ नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस ये कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि अब अवॉइडेबल है ही नहीं, यही ऑप्शन बचता है, देन यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज हर बार बिना किसी की मर्जी के कि आप बोल रहे हो कि मुझे कराना है साइंटिफिक टेस्ट, डीएनए टेस्ट, तो वो नहीं हो सकता, वो गलत है, ऐसा अलाउ नहीं किया जा सकता। तो ये हो गए हमारे पास केस तो, जिसमें मैंने आपको बताया, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब सेक्शन जो मैंने आपको 3 सेक्शन बता दिए, इन 3 सेक्शंस को बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो रट लेना। 107, 108 और 112 इस चीज के बारे में बात करता है। इसके बाद आते हैं 113A और 113B की, जिसकी हम बात करेंगे। 14 हम बात नहीं करेंगे, प्रिजम्पशंस हैं, लेकिन वो कहाँ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो खुद में बहुत बड़ा है और सही पे जाना, इलस्ट्रेशंस और केस लो समझाने इस क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो अभी हम 113A और 13B की बात कर लेते हैं। 13A जो बात करता है ना, उसके साथ आप पढ़ेंगे क्या, 498A जो क्रुएल्टी डिफाइन करता है आईपीसी में, और जो 113B है उसके साथ पढ़ेंगे 304B जो डिफाइन है आईपीसी में डॉरी डेथ। ठीक है, तो दोनों सेक्शन जो है वो साथ साथ चलेंगे। और इसमें एक और बात, 113A 83 के अमेंडमेंट से आया और 3 साल बाद 113B आया 1986 में, तो दोनों पॉइंट याद रख लेना। 113A 113B ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि A में क्या है और B में क्या है। A में जो प्रिजम्पशंस है वो रिलेटेड टू, मैंने अभी आपको बताया किसके साथ चलते हैं, क्रुएलिटी के साथ चलते हैं। तो क्रुएलिटी के चलते हुए अगर कोई स्त्री की सुसाइड करने की बात आती है तो वो कहाँ चलेगी, वो चलेगी A में जो पहले आया 83 में। अभी फिर उसके 3 साल बाद क्या आया था, क्या, डोरी से रिलेटेड मुकदमा। अभी मैंने बोला 304B है आईपीसी का जो डोरी डेथ की बात करता है, तो यानी 113B किससे रिलेटेड है, डोरी डेथ से रिलेटेड है। अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो 113B और 304B, तो जब दोनों में B भी आ गया तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, ये तो डोरी डेथ से रिलेटेड है दोनों मुकदमे, फिर डोरी डेथ से रिलेटेड है। फिर 113A और फिर दूसरा क्या था 498A, तो ये AA है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे रिलेटेड है क्रुएल्टी से, ये क्रुएल्टी से है, और ये क्रुएल्टी के चलते सुसाइड से रिलेटेड है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, B है क्योंकि 304B में किसकी बात करें, डोरी डेथ की, तो यानी कि डोरी से रिलेटेड बात होगी। यहाँ पर एविडेंस किसकी बात होगी, डोरी से रिलेटेड प्रिजम्पशंस होंगे। और ये क्या है, ये क्रुएल्टी से रिलेटेड है, तो क्रुएल्टी के चलते सुसाइड हुई, तो ये AA में दोनों में है, तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये डेथ की बात कर रहे हैं, सुसाइड की बात कर रहे हैं, डोरी डेथ की बात कर रहे हैं। और इन दोनों में एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो हमें देखना है, हम प्रिजम्पशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोर्ट जो यूज करती है वो मे प्रिज्यूम करती है, और यहाँ पे कोर्ट शैल प्रिज्यूम करती है। ठीक है, यहाँ पे मे प्रिज्यूम A है, तो A का मे लगा लेना, क्या है, मे A, तो कोर्ट क्या करेगी, मे प्रिज्यूम, और यहाँ पर B है शैल बी,
तो शैल प्रिज्यूम करेगी, ये ध्यान रखना, शैल बी प्रिज्यूम, और मे नहीं प्रिज्यूम करेगी, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसे थोड़ी ट्रिक्स के थ्रू ही हम सेक्शंस याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, मेरे को पता है। आई कैन इजीली अंडरस्टैंड द थिंग्स कि कितना मुश्किल होता है, इतने सारे सेक्शंस हम याद नहीं कर सकते। तो इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स बना के हम इजीली याद कर पाएंगे। जैसे 113A और 98A, ए से रिलेटेड है तो पहले आया 1983 में, और बी तो बाद में आया तो भैया 1986 में, 3 के बाद 3 साल बाद आया, ठीक है। 304 बी से रिलेटेड है तो वो डोरी डेथ है, तो यानी कि डोरी से रिलेटेड बात होगी। यहाँ पे क्रुएल्टी है तो क्रुएल्टी के चलते सुसाइड करी, तो ये ए सुसाइड की बात करता है। यहाँ पे शैल बी तो शैल प्रिज्यूम, और मे प्रिज्यूम, ठीक है। ये चीज याद रखें। अगर किसी स्त्री की 7 साल के अंदर अंदर अपनी शादी के बाद उसकी जो है ये पता चलता है कि उसने सुसाइड कर ली, और ये देखा जाता है, बाकी सारे तथ्य को, फैक्ट्स को भी देखा जाएगा कि उससे पहले उसके साथ क्रुएलिटी की गई थी, जो 498A के प्रोविजंस में आती है, वो क्रुएलिटी, क्रूरता की गई थी, और उन चीजों के चलते उसने क्या की, सुसाइड करी। तो हस्बैंड और हस्बैंड के साथ साथ हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा यहाँ 498A में, और प्रिजम्पशन या कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकती है 113A में प्रिज्यूम कर सकती है। कोर्ट की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पावर है, कंपल्शन नहीं है, शैल यहाँ चलेगा, ठीक है। इसका केस लो है छगन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1997 का केस। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपनी जो विवाहित स्त्री थी उसको कुछ टाइम पहले उसकी पिटाई की। अब उससे जब पूछा गया कि क्यों पिटाई की, तो ये पता चला कि उसने राइस चुराए थे, तो इसलिए उसकी पिटाई की गई। तो और कुछ टाइम बाद, इसके बाद उसको जो है उसने सुसाइड कर लिया। अब कोर्ट के पास केस आया, तो कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि जो है वो प्रिज्यूम ना, तो प्रिज्यूम कर लिया कि हाँ जो है उसने सुसाइड इस वजह से की। लेकिन बाकी सारे फैक्ट्स भी देखे, क्योंकि ये बात है कि नेक्सस होना चाहिए उन सब रिलेशनशिप के बीच में, इन सब सर्कमस्टांसेस के बीच में, कि जब उसने सुसाइड की थी और जो है जो आप एविडेंस बोल रहे हैं वो, तो ये फाइंड आउट हुआ कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो पर्सन जो है वो कैसा है, इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम सारे तथ्यों को देख के ही तब हम कोई प्रिजम्पशंस लगाएंगे। तो यहाँ पर उसको जो है जिम्मेदार नहीं माना गया क्रुएल्टी के लिए। और यहाँ पर जो डेथ की बात कर रहे हैं हम, जो डोरी डेथ हुई, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुसाइड की, तो सुसाइड के लिए उसको जिम्मेदार नहीं माना गया। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं डोरी डेथ की 113B की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें बात क्या कर रहे हैं, उसका केस जो है मंगल राम एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1998 का केस। उसमें क्या हुआ, ये शैल प्रिज्यूम है। तो एक विवाहित स्त्री ने जो है, अब क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए वो अपने ससुराल में थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वो अपने घर गई। घर से घर जाने के बाद बोलती थी कि मुझसे बार बार दहेज के लिए मांग होती है, लेकिन उसने जो है सुसाइड कर लिया। अब ये कोर्ट ने क्या, कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि वो बोल रही है, ऐसे बोलती थी कि भाई दहेज की मांग हो रही है, तो कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया शैल प्रिज्यूम की जो है डेथ की वजह जो थी वो दहेज ही थी। लेकिन जब एविडेंस की बात हुई, तो एविडेंस तो लाएंगे ना, क्योंकि हमें पता है शैल प्रिज्यूम तो है, कोर्ट ने तो प्रिज्यूम कर लिया, लेकिन एविडेंस के लिए तो ला सकती है ना, ऐसा तो नहीं, इरेबुटेबल तो नहीं, रेबुटेबल है ना, फैक्ट के ऊपर हमने भी बेस की थी है, तो आप उसको खंडन तो कर सकते हैं, रेबुटेबल तो है। अभी जो एविडेंस लेके आए व्यक्ति, उसमें क्या हुआ, जो हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स थे जिनके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने एविडेंस साबित कर दिया कि जी इस चीज के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो कोर्ट ने क्या किया, उस चीज को मान लिया, क्योंकि एविडेंस उन्होंने ले आए थे वो कि हाँ ये डेथ की वजह जो थी वो डोरी नहीं थी। तो ये कुछ केस लॉज के साथ में और ये सेक्शंस के साथ में, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपको बता दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और एंड दी क्लास लंबी हो गई थोड़ी, सॉरी फॉर दैट, बट बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास 114 के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद मी। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।